हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। जो हमारे संविधान की श्रृंखला हमने शुरू की है, राष्ट्रपति का पद जो भारत में सबसे प्रतिष्ठित पद माना जाता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो जो हमारे पास प्रेसिडेंट का पद है, राष्ट्रपति का पद है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति आपको पता ही है, आर्टिकल 52 से 78 में इसका जिक्र है। अगर हम बात करें, आपको पता है कि भारत का प्रथम नागरिक इसको कहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। तीनों सेनाओं का चीफ होता है भारत का राष्ट्रपति। ये चीज़ यहाँ पर एक बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी। अब देखिए, जो राष्ट्रपति है उसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रपति की, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है। दूसरा हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की योग्यताएं, इसके अलावा पदावधि अर्थात कब तक ये कार्य करता है, पदावधि। और इसके अलावा इसी में हम शामिल कर लेंगे कि जो राष्ट्रपति को दी जाने वाली कुछ सुविधाएं हैं और शक्ति। और वैसे जो शक्ति की हम बात करेंगे, वो शक्ति की हम विश्लेषणात्मक तौर पर करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसलिए शक्ति को हम अलग से लिख लेते हैं। शक्ति में भी हम देखेंगे अलग अलग प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या हैं राष्ट्रपति की, प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या हैं, विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं। इसके अलावा हम बात करें वित्तीय शक्ति क्या है, न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा वीटो पावर का नाम, वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वो क्या होती है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति होती है। सैन्य क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कूटनीतिक संबंध अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, कूटनीतिक संबंध, उनमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। तो इन सब क्षेत्रों को हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की, और अंत में देखेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है राष्ट्रपति की, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे निर्वाचन प्रक्रिया। ये मैंने आपको बेसिक सा आइडिया बता दिया हम क्या क्या डिस्कस आज करने वाले हैं। इसलिए आप राष्ट्रपति के पद को अगर समझना चाहते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और अगर एज ए नॉलेज, एज ए इंडियन सिटीज़न भी आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, गणतांत्रिक देश के नागरिक हैं, उस तरह से भी आपके लिए काफ़ी अहम है राष्ट्रपति को समझना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निर्वाचन प्रक्रिया की। देखिए, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, आपने सुना होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमण मत प्रणाली, इससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये क्या होता है, इसको आप अभी समझ जाएंगे। जैसे हम प्रक्रिया को समझेंगे तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति की जो
प्रोसेस है उसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसकी नियुक्ति में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति में कौन भाग लेते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचित सदस्य मैंने बोला है, यहाँ पे सदस्य भी हम ओनली लिख सकते थे, लेकिन आपको पता है संसद में कुछ मनोनीत भी होते हैं, लेकिन वो जो आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कला के, साहित्य के, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, लेकिन वो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ओनली इलेक्टेड जो मेंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, जो यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली और पांडिचेरी, ऐसे इसका नाम अब पुडुचेरी हो गया है, तो ये सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। इसमें कौन भाग नहीं लेता है? कौन नहीं लेता? जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन भाग लेता है और ये प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लग सकता है कॉम्प्लेक्स, आपको जटिल लग सकता है, थोड़ा आपका हो सकता है दिमाग घूमे इस चीज़ में, लेकिन वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको पॉज करके 2 बार 3 बार 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 देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको शांत दिमाग से इसको समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए हमारे पास 4 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी और डी। एग्जाम्पल से चीज़ें आसानी से समझ में आ सकती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, दरअसल क्या है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के चुनाव से अपोजिट है। लोकसभा में प्रतिनिधि को सीधे हम चुनते हैं, हम एक व्यक्ति को वोट देते हैं कि मुझे तो ये दल पसंद है, मुझे ये पार्टी पसंद है, मुझे इस पार्टी का ये व्यक्ति पसंद है, मैं तो इसको वोट करूंगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको प्रेफरेंस देनी होती है, आपको वोट चारों को ही करना पड़ेगा। आप पहले नंबर पर किसको रखेंगे, दूसरे पर, तीसरे पर, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको वोट चारों को ही देना होगा। यहाँ पर वरीयता क्रम, प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी। आपको जो पेपर दिया जाएगा, जो कौन वोट इसमें देते हैं, संसद के सदस्य, विधानसभा, तो जो एमपी है, एमएलए है, मान लीजिए एक एमपी है, तो उस एमपी को जो पेपर दिया जाएगा उसमें चारों के नाम होंगे, और चारों में से आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हैं ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो उसको आप नंबर 1 प्रेफरेंस पे, नंबर 1 पे रखेंगे। जो आप चाहते हैं कि ये इससे थोड़ा सा ठीक है, दूसरे पे रखेंगे। इसके बाद समझेंगे कि मतलब सबसे जो अच्छा आपको लगता है नंबर 1, उससे कम 2, आपको लगेगा कि इसको तो राष्ट्रपति बनना ही नहीं चाहिए, वो नंबर 4 पे आप रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि प्रेफरेंस आपको देनी पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, तो दरअसल क्या होता है कि यहाँ पर, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक सांसद के वोट का मूल्य क्या रहेगा, एक विधायक के वोट का मूल्य क्या हो रहेगा। दरअसल यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन भी आया था, तो वो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, एक जो एमएलए है, विधायक है, उसके मत का मूल्य क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं हम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो 2 राज्यों की कंपेयर की थी। एक छोटा राज्य था जिसमें जनसंख्या कम है, जैसे गोवा हो गया, आप उत्तर प्रदेश से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो कहाँ के विधायक का वोट का मूल्य ज़्यादा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आया भी था। विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, और उसको डिवाइड कर देंगे हम जो वहाँ पर निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा में, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसको 1/1000 से डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए इसका बेसिक सा मतलब क्या है, एक सदस्य कितने समूह का,
कितने लोगों का नेतृत्व करता है, कितनी जनसंख्या क्या वो नेतृत्व करता है, ये चीज यहाँ पर आती है। सांसद के वोट का मूल्य क्या होता है? सारे विधायकों के जो वोटों का मूल्य है, सभी विधायकों के वोट का मूल्य और बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे संसद के निर्वाचित सदस्य, ये होता है एक सांसद के वोट का मूल्य। अच्छा, अभी आप थोड़ा ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि जिस राज्य की जनसंख्या, जो राज्य बड़ा होगा तो वहाँ पे विधायक के वोट का मूल्य ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये देखें, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जो बड़ा राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तो वहाँ पर निर्वाचित सदस्य भी तो ज़्यादा हो जाएंगे उस अनुपात पे, तो मूल्य जो रहता है वो लगभग समान ही रहेगा। तो ये यहाँ पर रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने वोट चाहिए, तो सिंपल सा फंडा है कि जितने टोटल वोट पड़े हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो और +1। सिंपल सा मतलब है आधे से ज़्यादा चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा वोट जिसको मिल जाएंगे वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। ये भी समझ लेना जरूरी है, ये क्वेश्चन आया था। मान लीजिए जैसे मैंने बताया प्रेफरेंस आपको देनी है, तो मान लीजिए ए को पहली प्रेफरेंस पे 40 लोगों ने रखा है, ए को किसी ने पहले पे रखा, बी को तीसरे पे, सी को दूसरे पे, ऐसे ही डी को किसी ने पहले पे, ए को दूसरे पे, तो इस तरह से ऊपर नीचे रखा। तो जो सबसे लास्ट में मैंने उसको कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि ए को पहले नंबर पर 40 लोगों ने रखा, बी को मान लेते हैं 30 ने रखा, इसको मान लेते हैं 20 ने रखा, इसको मान लेते हैं 10 ने रखा। पहले नंबर पर अपने जो उनको जब वोटिंग हुआ तो जो एमपीज एमएलए वोट कर रहे हैं, 4 सदस्य जो हमारे पास नामांकित हैं वोट के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए, तो पहले नंबर पर ए को 40 ने रखा, बी को 30 ने, सी को 20 ने और डी को 10 ने। अब क्या होगा, पहले नंबर पर रखने के बाद अगर किसी एक को आधे से ज़्यादा वोट मिल गए, 50% ज़्यादा, तो वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो ही जाएगा, सीधा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी को भी 50% से ज़्यादा नहीं है, इसको 40% है। तो अब क्या होगा, जिसको पहले नंबर पे सबसे कम लोगों ने वरीयता दी है, पहले नंबर पे जिसको सबसे कम लोगों ने रखा है, उसके जो प्रथम वरीयता वोट हैं वो कर दिए जाएंगे निरस्त, एक तरह से हटा दिया जाएगा। अभी ये राष्ट्रपति नहीं बनेगा क्योंकि इसको सबसे कम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको राष्ट्रपति बना। पहले नंबर पे इसको केवल सबसे कम लोगों ने, 10% लोगों ने इसको रखा है। तो अब क्या होगा, ये तो बन नहीं पाएगा, इसको तो हटा दिया जाएगा, हटाने की प्रक्रिया है। इसके जो इसको दूसरे नंबर पे जितने लोगों ने रखा है उसके वोट अब बराबर बराबर इन तीनों में बढ़ जाएंगे। अब समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा जटिल है, पॉज करके भी इसको बार बार देखिए तो समझ जाएंगे। इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, क्योंकि हटा दिया गया है तो इसके जो पहले नंबर के वोट हैं वो हट गए, वो यूजलेस है, उनका वो मीनिंगलेस है, उनका कोई यूज़ नहीं है। तो इसको दूसरे नंबर पे जो मिले हैं, जैसे मान लीजिए इसको दूसरे नंबर पे 15% लोगों ने रखा है, अब ये 15 जो है तीनों में बढ़ जाएंगे, अर्थात 5, 5 और 5। तो इसके वोट कितने हो गए, प्रथम वाले 45, 35, 25, वो तो हट गया। अभी देखा जाएगा किसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, आप देख रहे हैं अभी भी नहीं मिल पा रहा है। हमें ये तो आभास हो रहा है कि ए के राष्ट्रपति बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है, 50% ज़्यादा नहीं। फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे हम लोग जब तक किसी एक को स्पष्ट बहुमत ना मिल जाए। अब क्या होगा, इसको सबसे कम लोगों ने पहले नंबर पर रखा है 25, तो इसको भी हटा दिया जाएगा, हटाने की प्रक्रिया है। इसलिए इसका नाम क्या था, एकल संक्रमण मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अर्थात वोटों का क्या करें, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको कम मिल रहे हैं सबसे उसको हटा दे रहे हैं और उसके वोटों को दूसरों को हम बराबर बांट दे रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। तो इसको दूसरे नंबर पे जितने लोगों ने रखा है, जैसे कि मान लीजिए इसको दूसरे नंबर पे मान लीजिए 20% लोगों ने रखा है, पहले नंबर पे तो उसको 25 ने रखा है, दूसरे पे इसको 20, तो अब इसके 20 इन दोनों में बराबर बढ़ जाएंगे, 10 इसको और 10 इसको। इसको अब कितने हो जाएंगे 55%, इसको हो जाएंगे 45%। अब आप डिसाइड कर चुके हैं कि इसको आधे से ज़्यादा मत मिल चुके हैं, 50% से ज़्यादा मत मिल चुके हैं, इसलिए ए को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं।
तो इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण। एकल संक्रमण मत प्रणाली यहाँ पे समझ में आ गई कि वोट का ट्रांसफर हो रहा है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्योंकि राज्यों को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, राज्य छोटा है बड़ा है उसी अनुपात में हम उनके भी एमएलए को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं हम केंद्र और राज्य दोनों में, इसलिए इसको बोलते हैं। ये निर्वाचन प्रक्रिया हो गई। अब इसमें हम देख लेते हैं योग्यता। आपको पता ही है राष्ट्रपति बनने के लिए वो आदमी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु का हो, 35 या 35 से ज़्यादा आयु का हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, सदस्य ना हो, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए अन्य, लेकिन अहर हो, उसके लिए योग्य हो। इसके अलावा लाभ के पद पर न हो, किसी भी सार्वजनिक संस्था में किसी भी सेवा में वो नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, भारत में क्या है, इंडिया में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, एक ही व्यक्ति बार बार बन सकता है, निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन यूएसए में क्या है, एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम बात कर लें, योग्यताएं हो गई, समयावधि आपको सभी को पता ही है, जैसे लोकसभा के सदस्यों का होता है, इसका भी 5 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। ये हो गई हमारी इसकी योग्यताएं, इसकी पदावधि। अब इसको हटाया भी जा सकता है, आपको पता है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया, देखिए किन किन स्थितियों में राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। या तो स्वयं त्याग पत्र दे दे कि मैं राष्ट्रपति नहीं रहना चाहता, या कहें कि उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर अगर हम कहें कि उसका कार्यकाल ही समाप्त हो गया है तो तब भी उसको हटना ही है, या फिर अगर हम कहें महाभियोग, अब वो तो स्वयं एक तरह से देखें हटने की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर उसको हटाया जाता है, तो इसलिए महाभियोग को हम समझते हैं। क्या होता है महाभियोग? अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, त्याग पत्र की स्थिति में या उसके कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में, क्योंकि उन स्थितियों में संविधान का तो उल्लंघन हो नहीं रहा है, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया या फिर वो खुद त्याग पत्र देना चाहता है, उस स्थिति में क्या होगा कि वो तब तक कार्य करता रहेगा राष्ट्रपति के पद पर जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। मृत्यु के संबंध में तो आना ही पड़ेगा दूसरे को, और उसके लिए समावधि दी गई 6 माह। 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए राष्ट्रपति का। लेकिन महाभियोग की अगर हम बात करें, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग कब लगाया जाता है राष्ट्रपति पर? जब वो संविधान का उल्लंघन करता है, मनमानी कार्यवाही, कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये प्रक्रिया कब हो सकती है? जिस सदन ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उस संसद की, मतलब संसद का जो सदन है, लोकसभा है राज्यसभा, उसके 1/4 लोगों ने हस्ताक्षर किया हो इस बात पर, 1/4 25% लोग जिन्होंने आरोप लगाया है जिस सदन ने, उसके 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करना होगा और राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजना होगा 14 दिन की, जिसमें अवधि दी गई है। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, अदरवाइज ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, महाभियोग में कौन हिस्सा लेगा, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में ये प्रस्ताव महाभियोग का पारित होना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है
कि महाभियोग की प्रक्रिया में जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, निर्वाचन में भाग नहीं लेते, महाभियोग उसको हटाने में उसको भाग लेते हैं। इसके अलावा निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, इसमें वो नहीं लेते, इसमें ओनली संसद लेगी। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। ये हो गया यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास हो गया, महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। अब हटाने के बाद क्या होगा, जैसे उसको हटा दिया जाएगा तो जब तक 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे तब तक कौन उसकी जगह कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन कार्य करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप कहेंगे अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है कभी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश है वो करेगा। ये हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, योग्यताएं क्या हैं, समयावधि क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। कुछ राष्ट्रपति को अगर हम बात करें निर्वाचन से संबंधित, मैं एक बात आपको बताऊं कि राष्ट्रपति का काफ़ी गरिमापूर्ण पद समझा जाता है, काफ़ी प्रतिष्ठित है। जैसे मैंने बताया कमांडर इन चीफ है तीनों सेनाओं का, देश का प्रथम नागरिक है, तो हर कोई नामांकन भी नहीं भर सकता है राष्ट्रपति के लिए। उसके लिए भी 50 प्रस्तावक हों, 50 लोगों ने प्रस्ताव दिया हो आपके नाम का कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना जाना चाहिए, और 50 ने उसका अनुमोदन भी किया है, 50 ने उस पर अपनी कंसेंट भी दी है, सहमति भी दी है, तब आप नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने होंगे जमानत के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया, उसको कुल वोटों का 1/6 भी नहीं मिला, मतलब 16-17% वोट भी उसको नहीं मिले हैं, तो उसके वो जब्त हो जाएंगे। जमानत जब्त आपने नाम सुना होगा, लोकसभा के चुनाव में भी जमानत जब्त हो जाती है, तो आरबीआई के खाते में चले जाएंगे वो। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्रपति पद प्रतिष्ठित पद है, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ये भी इसमें फैक्ट आप याद रख सकते हैं, ये फैक्ट आपने बहुत कम सुने होंगे। राष्ट्रपति को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, राष्ट्रपति की जो पर मंथ की आय है वो लगभग 5 लाख रुपए हर महीने उनकी आय है। पहले 1.5 लाख थी, उसको बढ़ा दिया गया बाद में संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनको भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। रिटायर्ड जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्या मिलता है, उनको पेंशन तो जीवन पर्यंत मिलेगी ही, पेंशन तो मिलेगी ही। इसके अलावा उनको चिकित्सा सुविधा मिलती है, उनको यात्रा की सुविधा मिलती है। इसके अलावा जो उनको आवास मिलता है उसका कोई किराया नहीं उनको देना पड़ेगा, उनको गाड़ी मिलती है, तो ये सब सुविधाएं उनको मिलती है। और रिटायर्ड अगर प्रेसिडेंट है तो अगर वो मेल है तो उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु के बाद ही पेंशन मिलेगी, उसकी आधी हो जाएगी लेकिन मिलेगी। और अगर फीमेल है उसके पति को पेंशन मिलेगी। तो ये सब सुविधाएं मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, उसको हम अलग अलग क्षेत्रों में शक्तियों का विश्लेषण करेंगे। प्रशासनिक शक्तियां क्या हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें विधायी शक्तियां क्या हैं, इसके अलावा हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियां क्या हैं, न्यायिक शक्तियां क्या हैं, आपातकाल के संबंध में आपातकालीन शक्तियां क्या हैं, ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर, इसके अलावा हम देखेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, आपातकाल, वीटो, सैन्य। इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ उसकी क्या हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अध्यादेश, आपने नाम सुना होगा वर्ड अध्यादेश
कि जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो क्या होती है, हम ये देखेंगे। राष्ट्रपति के अंत में देखेंगे हम संवैधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है। तो इन सभी एंगल्स को, सभी को हम अच्छे से समझेंगे अलग अलग, तो शायद अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम ओवरऑल अगर कार्य देखेंगे, कहीं हम न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा उसके वजह से सब मर्ज हो जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, समझने में थोड़ा परेशानी आएगी। प्रशासनिक शक्तियाँ हम पहले देख लेते हैं। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं? जितने भी कार्य केंद्र सरकार करती है वो राष्ट्रपति के ही नाम से करती है, राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, राष्ट्रपति कोई भी ऐसा नियम विनिमय जारी कर सकता है राष्ट्र हित के मामले में जो एक कानून की तरह कार्य करेगा। जैसे संसद कोई कानून बनाती है तो वो उतना ही वैध होगा, यानी कि राष्ट्रपति का ये कहें हम आदेश वहाँ पर क्या होगा, वैध होगा, एक कानून विधि की तरह ही वो विधि सम्मत होगा। इसके अलावा हम बात करें, आपको पता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी काउंसिल है, उन सभी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासनिक शक्ति में और क्या आ जाएगा, जो आपके कुछ आयोग हैं, जैसे कि राष्ट्रपति राष्ट्र हित के मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, नियुक्ति भारत का जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति करता है। महान्यायवादी क्या होता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, कि सरकार का एक कानून विशेषज्ञ होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस है, वो तो एक स्वतंत्र संस्था है, वो किसी दल का नेता नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो किसी दल का समर्थन नहीं कर सकते, वो किसी दल के नहीं हैं। तो सरकार के लिए अगर कोई लड़ेगा तो लड़ेगा महान्यायवादी। अगर कभी भी सरकार पर कोई संकट आता है तो सरकार का एक कानून विशेषज्ञ है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये प्रशासनिक कार्य हैं जो राष्ट्रपति करते हैं। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति वही करते हैं। विधायी शक्तियां क्या हैं? विधायी शक्तियां क्या हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, विधायी शक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है संसद का कोई भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। इसके अलावा जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, जो पहली बैठक होगी उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। यहाँ पर अगर हम और बात करें विधायी शक्तियों में तो मंत्री परिषद द्वारा, या कहें कि कोई भी, जैसे हमारी संसद ने विधेयक यहाँ पर पास किया है, कोई विधेयक अगर संसद पारित करती है तो उसको राष्ट्रपति जब तक उस पर सहमति नहीं जाहिर करेगा तब तक वो, आपको पता है कि वो एक्ट नहीं बन पाएगा, ऐसा कोई भी प्रस्ताव। तो अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ना कह के संसद कह लीजिए, संसद द्वारा पारित, इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक, उसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। इसके अलावा विधानसभा द्वारा भी अगर कोई विधेयक पास किया गया है तो राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर, वो उसको भी राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए, अनुमोदन के लिए, सिफारिश के लिए उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति उसको भी अपने पास उस चीज़ के लिए रख सकता है, उस पर फैसला दे सकता है। ये उसकी विधायी शक्तियों में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें
वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं आपको पता है कि, और एक विधायी शक्ति में ये भी बात आती है कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जो संसद में तभी लाए जा सकते हैं, उसके लिए पहले राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति की कंसेंट उसके लिए चाहिए ही चाहिए। जैसे कि धन विधेयक, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद ही संसद में ले जाया जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप राज्यों के नाम बदलना चाहते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसा विधेयक भी राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही संसद में लाया जाएगा। तो ये भी विधायी शक्ति में आप बोल सकते हैं। वित्तीय शक्ति में जैसे मैंने कहा, एक तो जो धन विधेयक है वो शक्ति मैंने आपको यहाँ पे बताई। वो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल्स, एस्पेक्ट्स, फील्ड्स थोड़े ज़्यादा ले लिए हैं कि एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं। धन विधेयक की अगर बात है तो मैंने कहा धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार बाद ही संसद में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो वार्षिक केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट है, उस पर भी राष्ट्रपति अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में राजस्व के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, केंद्र स्टेट, अगर हम बात करें राजस्व के बंटवारे की बात है, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अगर राज्य कोई अनुदान की मांग कर रहा है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही किया जाता है। तो ये कुछ वित्तीय यहाँ पे प्रावधान हैं। न्यायिक में अगर हम बात करें तो न्यायिक में क्या आएगा, न्यायिक में आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा उसके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वही करते हैं। इसके अलावा राज्य जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति वही करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यायिक शक्ति में और क्या आ सकता है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया है तो अपने सुना होगा क्षमादान शक्ति भी हो सकती है, क्षमा शक्ति वो राष्ट्रपति के पास है। किन संदर्भ में, अगर किसी सैन्य न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दिया है, किसी को दंड दिया है, अपने नाम सुना होगा कोर्ट मार्शल, अगर कोई विधि के विरुद्ध ऐसा किया गया है, विधि के विरुद्ध अपराध किया है, उसके लिए भी माफ़ कर सकते हैं वो। या फिर मृत्युदंड अगर दिया गया है किसी को, फांसी की सज़ा, उसको भी माफ़ कर सकते हैं। ये न्यायिक शक्ति में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपातकाल, ये तो जस्ट हमने पिछला टॉपिक पढ़ा ही था। यहाँ पर इनको हम अलग अलग थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, उसको फैक्ट्स को थोड़ा समझने के लिए हम ये कर रहे हैं। अदरवाइज हम देखें तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे आगे भी, और कुछ विषयों को हम पढ़ भी चुके हैं। जैसे आपातकाल को हम जस्ट अभी पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किए थे। तो आपातकाल आपको पता ही है 352, 356 और 360 आपातकाल केवल राष्ट्रपति ही लगा सकता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। हालांकि संसद ने जब उस पर कंसेंट दी हो, संसद के कंसेंट के बाद ही ऐसा किया जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव, अर्थात दोनों में विशेष बहुमत के बाद ही, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत के बाद ऐसा किया जा सकता है। इंदिरा गांधी सरकार के बाद ऐसा संशोधन आया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना संसद को बताए हुए ऐसा राष्ट्रपति से सिफारिश की थी, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो किया जा सकता, लेकिन शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वो अलग है कि वो संसद की सलाह पर ये करेगा। 356 में किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वहाँ की संवैधानिक स्थिति, संविधान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है या केंद्र के नियमों का उल्लंघन कर रहा है राज्य, तो वहाँ पर खुद कंट्रोल करता है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से वहाँ पर शासन करता है, वो राज्य की विधानसभा को भी भंग कर सकता है। 360 में तो अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल भी अगर देखें, राष्ट्रपति इस संदर्भ में राज्य के, केंद्र के, सर्वोच्च न्यायालय के, यहाँ तक कि न्यायाधीशों के, हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते भी रोक सकता है, कम कर सकता है। ये आपातकाल की स्थिति हो गई। वीटो पावर,
वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा अगर कोई भी विधेयक, देखिए इसमें दो चीज़ हम देखेंगे, संसद के संदर्भ में और विधानसभा के राज्यों के संदर्भ में। संसद ने कोई विधेयक पारित किया, आपको पता है वो अधिनियम तभी बनेगा, एक्ट तभी बनेगा जब उसको राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे, उसके ऊपर राष्ट्रपति के पास सबसे लास्ट में हो जाता है। तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, उसको स्वीकृत कर सकता है। ये वीटो की पावर जो है केंद्र के पास, अगर हम देखें तो आर्टिकल केंद्र के संदर्भ में आती है 111 में, और विधानसभा राज्यों के संबंध में आते हैं आर्टिकल 200 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो स्वीकृत कर सकता है उसको अगर हम कहें अस्वीकृत भी कर सकता है, या फिर हम कहें कि उसको अपने पास आरक्षित रख सकता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, स्वीकृत कर सकता है, उसको अपने पास आरक्षित कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इस संदर्भ में भी ऐसा किया जा सकता है, सेम यही चीज़ें, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक, संसद ने जो विधेयक पारित किया है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार केवल भेज सकता है। उसके बाद अगर संसद ने संशोधन के बाद उसको भेजा वापस राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए, तो उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन राज्यों के संदर्भ में जो वीटो पावर है राष्ट्रपति की वो ज़्यादा है। वो अगर विधानसभा ने कोई पारित विधेयक किया है, राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए रखा हुआ है, तो उस पर वो बाध्य है ही नहीं उस पर अपनी सहमति देने के लिए, चाहे आप एक बार उसको भेज रहे हैं, 2 बार संशोधित करने के बाद भेज रहे हैं, वो बाध्य नहीं है। ये हमारी होती है वीटो पावर, आप समझ गए होंगे। और वीटो भी जनरली 2-3 टाइप का होता है, आप उसको समझ सकते हैं। एक होता है अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो। एक होता है निलंबनकारी, निलंबनकारी। एक होता है पॉकेट वीटो, बहुत सुना होगा आपने समाचारों में। अत्यांतिक वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति ने क्या है उसको आरक्षित कर लिया है, अपने पास रख लिया है। निलंबनकारी का मतलब होता है कि उसको अगर कहीं पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या है पुनर्विचार, मतलब जिससे उसमें देरी हो जाए। निलंबन का मतलब होता है देरी हो जाना, तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो समय ज़्यादा लगेगा उसमें। अत्यांतिक में उसको अपने पास आरक्षित कर लिया है। पॉकेट वीटो में क्या है, पॉकेट वीटो में क्या है कि उस पर ना तो स्वीकृति दी है, ना अस्वीकृति दी है, ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजा है, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इसका इंटरेस्टिंग सी बात ये याद करना है ना, पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति के पास विधेयक है तो राष्ट्रपति ने सोचा इसको देखते हैं, बाद में देखता हूँ, इसके पक्ष में बात बोलूँ, इसके पक्ष में बोलूँ, इसको अपनी सहमति दूँ ना दूँ, उसने अपनी जेब में डाल लिया, पॉकेट में डाल लिया उसको, और भूल गए राष्ट्रपति जी। तो इसलिए उन्होंने वो पेंडिंग हो गया, तो फिर वो बाद में एक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो ये होता है पॉकेट वीटो। तो इस तरह से वीटो शक्ति आपने देखी आर्टिकल 11 के तहत केंद्र के संदर्भ में, आर्टिकल 200 के तहत राज्य के संदर्भ में। सैन्य शक्ति आपको पता ही है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कूटनीतिक शक्ति की अगर मैं बात करूं, कूटनीतिक शक्ति, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा, कोई भी संधि आप कर रहे हो तो राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। हालांकि उसके लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है, वो अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से ही होती है दूसरे देशों के साथ ऐसी स्थिति। इसके अलावा अध्यादेश की अगर हम बात करें, संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो अगर चाहे 3 स्थितियां मुख्यतः आप समझ सकते हैं अध्यादेश कब कब लगा जा सकते हैं। कोई भी ऐसा विनियम, कोई भी ऐसी उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है और वो उसी तरह से विधि की तरह कार्य करेगी जैसे संसद कोई विधि बनाती है, वो जैसे कार्य करती है देश में, तो वो उसे बोलते हैं अध्यादेश। कब लगा सकता है, अगर संसद का अगर हम कहीं विघटन हो गया है, या फिर कहीं की जैसे लोकसभा है उसका 17वां सत्र समाप्त हो गया है, वो मतलब कार्य में है ही नहीं, अभी कार्य कर ही नहीं रही है,
तो उस समय भी उसको अध्यादेश, या फिर अगर वो चाहे कि देश में कोई ऐसी विकट परिस्थिति है कि आपको तुरंत कोई निर्णय लेना है, तो ऐसा तुरंत कोई भी आदेश ऐसा पारित किया जा सकता है, उसको बोलेंगे अध्यादेश। आर्टिकल 123 में ये आता है। इसके अलावा अगर हम देखें, अच्छा जो क्षमादान की शक्ति है उसको हम अलग से भी देख लेते हैं कि वो कहाँ लाई करती है। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, किसी की सज़ा को जो संविधान में बढ़ दिया गया उसको बोलते हैं परिहार, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा परविलंबन, विलंब मतलब आप बोल सकते हैं उसको, शब्द तो ये आता है संवैधानिक, ये सब कर सकते हैं, माफ़ की जा सकती है। इसके अलावा उसको कम कर सकते हैं। परिहार का मतलब भी वही होता है, कम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या, परिहार में मतलब उसके संबंध में जो दंड दिया गया है, उस दंड के संबंध में जो कानून है उससे छेड़छाड़ किए बिना, उस कानून को बिना बदले ऐसा कर सकते हैं। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास था, उसको 1 में बदल दिया। अल्पीकरण में क्या है कि उसकी सज़ा को ही, जैसे मृत्युदंड है, उसको ही आपने परिवर्तित कर दिया। राष्ट्रपति को ये शक्ति है काफ़ी, अगर आप देखें कि बहुत ही विशेष और पावरफुल राष्ट्रपति को बनाया गया है। तो मृत्युदंड को वो चाहें तो उम्र कैद में बदल देंगे। तो परविलंबन का मतलब है कि उसको डिले कर देंगे, यानी कि जिससे कि इस बारे में और विचार विमर्श किया जा सके कि आपने इस व्यक्ति को सज़ा दी, आपने इसको फांसी की सज़ा दी है, तो इस पर विचार करना है, समय अभी और लेना है, तो ना हाँ करेंगे ना करेंगे, जिससे समय मिल सके। तो ये होती है क्षमादान की शक्ति। अब ये हमने अलग अलग क्षेत्रों में देख लिया कि राष्ट्रपति की प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, आपातकाल के संबंध में वीटो, सैन्य, कूटनीतिक, अध्यादेश सब शक्तियाँ क्या हैं। संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्या है। संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखनी है तो मुख्यतः 2 आर्टिकल से आप सब कुछ समझ जाएंगे। एक आर्टिकल है 53 और एक आर्टिकल है 74। देखिए 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन राष्ट्रपति इन सब शक्तियों का प्रयोग, जो इस शक्ति प्रयोग राष्ट्रपति करेंगे वो संविधान के अनुसार करेंगे, या फिर अपने प्राधिकारियों की मदद से करेंगे, उनके साथ सहयोग से करेंगे। प्राधिकारी जैसे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री इनकी सलाह पर करेंगे। और वो प्रधानमंत्री वाली बात क्लियरली 74 में मेंशन की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और बाद में ये व्यवस्था ही बनी कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो ये राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। तो आज हमने डिस्कस किया राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के देश में स्थिति क्या है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।